जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है विटीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की खेती करना, अंगूरों का प्रोसेसिंग करना और उसको फिर रेजिन बनाना यानी कि मुनक्का, या उसको फिर यूज़ करना वाइन के लिए। ठीक है, तो उस पूरी प्रक्रिया को मिला करके विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक, विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती करना या अंगूरों की प्रोसेसिंग करना और उसको डिफरेंट यूज़ के लिए काम में लेकर के आना, दैट इज़ विटीकल्चर। यूपीपीसीएस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विटीकल्चर से रिलेटेड एक साल पूछा गया था मेंस में। क्वेश्चन ये था कि विटीकल्चर के प्रोडक्शंस में, प्रमोशंस में क्या क्या समस्याएं आती हैं, यानी कि चैलेंजेस क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ इट कैन सपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी विटीकल्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश में कैसे ये सहायक हो सकता है। तो विटीकल्चर के से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसके प्रोडक्शंस को ग्रो करने में और क्या मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे रिलेटेड जो सपोर्ट्स है उसके बारे में बातें कही गई थी। ठीक है, तो हम पहले जान लें कि व्हाट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब कि अंगूरों की खेती। ठीक, वो है क्या? तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप यानी कि अंगूरों को की खेती करना, या कहा जा सकता है कि विनेयार्ड मैनेजमेंट करना। ठीक है, विनेयार्ड का मतलब अंगूरों की जो बाग है, जो बगीचा है, उसको मैनेज करना, दैट इज विटीकल्चर। एंड प्रोसेसिंग of these grapes for making resin, vinegars and wineries, यानी कि वाइन मेकिंग में इन ग्रेप्स को यूज़ करना या उसको सुखा करके किशमिश बनाना, इस तरह की प्रक्रिया को हम विटीकल्चर कह सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विनेयार्ड मैनेजमेंट एंड स्पेशली यूज फॉर वाइन मेकिंग। ठीक है, वाइन मेकिंग इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि दुनिया में जो भी ग्रेप्स पैदा होते हैं उसके 80% का ओनली यूज़ शराब बनाने में ही किया जाता है। इसलिए ये वर्ड इसी से विटीकल्चर, वाइन मेकिंग से ही जुड़ गया है। ठीक है, बट एक्चुअल इसके जो मीनिंग है, जो वर्ड्स के मीनिंग होंगे, अर्थ होंगे, वो ये है कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों की खेती करना। अब देखिए इससे बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेंगे। ये जो विटीकल्चर है उसके बारे में, इसके पैदावार के बारे में देखेंगे, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं विटीकल्चर के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड विटीकल्चर, जैसे उसमें चैलेंजेज हो गया, यूपी में विटीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेज हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, और बेनिफिट्स में इकोनॉमिक बेनिफिट यानी वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट जो है कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में पूछा भी गया फ्यूचर में तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो हमने कोशिश किया कि एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बाई प्रोडक्ट्स, इससे दुनिया भर में 80% जो है शराब बनती है अंगूरों से। ठीक है, अंगूरों का मेनली यूज किसमें होता है? शराब बनाने में। अंगूर अगर मान के चलिए कि टोटल अंगूर जो भी प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया में, उन अंगूरों से 80% जो है शराब ही बनाने में यूज किया जाता है अंगूर। मात्र 10% जो है रेजिन में, रेजिन का मतलब जो किशमिश या मुनक्का हम कहते हैं, उसके लिए 10% अंगूर यूज होते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग हैं वो आपके टेबल कंजम्पशन का मतलब कि हमें अंगूरों की जो फल होते हैं, फ्रूट्स है, उसको डायरेक्टली खाने के तौर पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 यूज है इसका। एक तो आपका टेबल यूज का मतलब कि डायरेक्टली फ्रूट्स की खा लिया जाए, और दूसरे नंबर में आपका रेजिन का मतलब कि उसको सुखा करके, ड्राई करके मुनक्का या किशमिश बनाया जाता है, उसको रेजिन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे उसका जो मेन यूज है पूरी दुनिया लेवल पे, वर्ल्ड विश्व लेवल पे, वो है आपका 80% इसका यूज होता है वाइन मेकिंग में। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। वाइन मेकिंग में पूरी दुनिया का जो अंगूर है वो 80% यूज किया जाता है। रिमेनिंग 10% आपका रेजिन में यानी मुनक्का बनाने में, और बाकी जो 10% है वो एज ए फ्रूट जो है खा लिया गया या यूज किया गया। या दूसरी भाषा में कहा जाए कि देखिए आप, ग्रेप सीड्स ऑयल, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड जैम जेली भी बनाया जा सकता है इससे।
उसके अलावा जूस कॉन्सेंट्रेट एंड विनेगर्स, इस तरह की चीज़ें भी अंगूरों से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यूज़ है और ये सारे के सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ की हेल्थ बेनिफिट्स, देखिए बहुत भारी मात्रा में इसमें क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। क्या इसमें है? एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भारी मात्रा में होता है अंगूरों में। जैसे कि पॉलीफेनॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसी ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि अंगूरों में पाया जाता है। उसके अलावा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे फाइबर भी होता है, जो कि आपके पेट की सफाई के लिए बहुत ही कारगर है। उसके अलावा देखिए पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ और बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो गया, ब्लड प्रेशर है, उसमें सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ बेनिफिट से बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो अंगूर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स, देखिए दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो मेजर प्रोड्यूसर्स में सबसे नंबर 1 पे आपका रहता है नाम इटली का, और कभी कभी आपका स्पेन का आता है, कभी कभी फ्रांस का आ जाता है। ये तीनों पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रहा करते थे पहले। पहले क्या है? इटली, फ्रांस, स्पेन। ये तीनों जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशंस है जहाँ पे हैं, या मेडिटेरेनियन सी को जो कंट्रीज है अटैच हैं, जो उसको सराउंडिंग में है, उन कंट्रीज में मेनली ये पैदा होता था आपका ग्रेप्स। ठीक है, बाद के दिनों में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और बहुत सारी ब्रीड्स इसकी अलग अलग आ गई, जो कि सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में या ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी इसको उगाया जाने लगा। तो उसमें आपका चाइना है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, इस तरह की कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्शंस बढ़ गए, और यूएसए में भी कुछ जगहों पे। ठीक है, तो यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पे भी इसके प्रोडक्शंस बढ़ गया है, क्योंकि इसके नई नई ब्रीड्स क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, और जो कि सारे तरह की, हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको ग्रो किया जा सकता है। इसलिए अब खाली ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो कि इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह में ही ओनली तक सीमित नहीं रहा, अब दूसरी कंट्रीज में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और बहुत भारी मात्रा में। मुझे लगता है इस टाइम लीडिंग में या तो यूएसए होगा या तो चाइना ही होगा आपका विटीकल्चर्स में। ठीक है, और मेनली चाइना ही रहता है हर तरह के फल फ्रूट्स के पैदावार में। अगर हम बात करते हैं इंडिया का, देखिए अगर हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में हम विटीकल्चर को यानी कि अंगूर को देखते हैं, तो अंगूर की पहली बार जो ओरिजिन मानी जाती है वो आपका आर्मेनिया। आर्मेनिया जो एक कंट्री है, जो कि आपका आर्मेनियन नॉर्थ यानी कि टर्की और कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो टर्की और कैस्पियन सी के बीच में एक कंट्री आर्मेनिया है, वहाँ पे अंगूर की ओरिजिन मानी जाती है। वहीं से पूरी दुनिया में इसका फिर प्रचार प्रसार हुआ या एक तरह से एक्सपेंड किया। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इससे मिलती जुलती कुछ है क्रॉप्स है, या इससे मिलती जुलती इसी की नस्ल की कुछ बेला आपको हिमाचल में या वेस्टर्न हिमालय में देखी गई हैं, जिसमें सुश्रुत सामहित में या आपका इसमें अर्थशास्त्र जो कि कौटल की बुक है, तो इन सब में भी इसके बारे में मेंशन है। बट वो उसी से मिलती जुलती दूसरी बेल है जो कि इन किताबों में मेंशन है। अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले 13वीं शताब्दी में जो पर्शियन और अफगान्स आए, तो वो अपने साथ लेकर के आए थे, और उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस किया आपके ग्रेप्स को, जो ग्रेप्स यानी अंगूर आज हम खाते हैं। तो पर्शियन या अफगान लेकर के आए थे, जो कि नॉर्थ इंडिया में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यूरोपियन साइलम में तमिलनाडु वगैरह में कुछ जगहों पे ला करके इंट्रोड्यूस किए थे और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु वगैरह में मतलब कि साइलम मेनली है, वहाँ पे यूरोपियंस यानी कि आपका डच हुए या पुर्तगीज हुए, ये लोग लेकर के आए थे और ला करके इंट्रोड्यूस किए। अगर इंडिया लेवल में देखा जाए एज ए टाइम प्रोडक्शन में दुनिया में वर्ल्ड में, तो विश्व स्तर पे इंडिया का जो शेयर है ग्रेप प्रोडक्शन में, अंगूरों की खेती में, तो 2% दुनिया में इंडिया जो है पैदा करता है। तो 2% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन से कम्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का कितना शेयर है? मात्र 2% पूरी दुनिया के अंगूरों की खेती में इंडिया का शेयर है। 71% जो है इंडिया का प्रोडक्शन ओनली और ओनली महाराष्ट्र से आता है। पहले ये 80% हुआ करता था कि पूरे इंडिया का जो अंगूर वो 80% कहाँ से आता था? महाराष्ट्र से आता था। महाराष्ट्र का एक शहर है वो आपका है नासिक। तो नासिक एक तरह से अंगूरों की लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया का भी सबसे ज़्यादा रोल कह सकते हैं, या महाराष्ट्र का मेनली जो प्रोडक्शन या एपी सेंटर हब है वो आपका नासिक है। महाराष्ट्र बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपके किसके लिए? विटीकल्चर के लिए या अंगूरों की खेती के लिए। इंडिया लेवल पे दूसरे स्थान पे अगर कोई स्टेट है तो वो कर्नाटका का है, वहाँ पे 25% होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया
तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद एमपी है, मध्य प्रदेश है। ये साउथ की स्टेट हो गए सारे के सारे, जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और वही मेनली लीडिंग रोल है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में भी अब कंसिडरेबल लेवल पे अंगूरों की खेती की जाने लगी है, जिसमें कि आपका पंजाब हो गया, वहाँ बहुत भारी मात्रा में होना शुरू हो चुका है, हरियाणा में, और वेस्टर्न यूपी के कुछ पॉकेट्स में भी अंगूरों की खेती होती है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और राजस्थान में भी अंगूरों की खेती होती है। बट ये तीनों जगहें आपके नॉर्थ इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाती है, ठीक है। देखिए, इन इंडिया मोस्टली कंज्यूम्ड एज फ्रेश फ्रूट। अगर इंडिया में हम बात करें कि इसका यूज़ कैसे होता है, तो अंगूरों को मेनली पैदा किया जाता है कि एज ए फ्रूट खा लेते हैं लोग इंडिया में, और मार्केट में आ जाता है और बिक भी जाता है, ठीक। और लिमिटेड यूज़ फॉर लिकर्स एंड रेजिन। किशमिश या मोनक्का बनाने में इसका यूज़ इंडिया लेवल पे नहीं होता है, या इससे शराब बनाने में, वाइन बनाने में इसका यूज़ नहीं होता है। बट दुनिया का जो 80% जो है ग्रेप्स यूज़ होता है वाइन बनाने में। दुनिया में जो 80% है, विश्व लेवल पे 80% जो है ग्रेप्स यानी अंगूर पैदा होता है, उसका 80% वाइन बनाने में यूज़ हो जाता है। पूरी अंगूर की पैदावार का 10% कहाँ पे यूज़ होता है? रेजिन बनाने में। रेजिन का मतलब कि जैसे किशमिश मुनक्का टाइप, ठीक है। इंडिया लेवल की अगर बात करें तो बहुत मेजर अमाउंट, बहुत स्मॉल जो है क्वांटिटी आपका वाइन बनाने में या रेजिन में यूज़ होता है, यानी किशमिश मुनक्का बनाने में। ज़्यादातर है से फ्रेश फ्रूट ही हम खा लेते हैं, और बिक भी जाता है मार्केट में, उसकी बहुत हाई ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि अंगूर की पैदावार में सहायक हैं, और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्यों किसी पार्टिकुलर एरियाज में अंगूर की प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी पार्टिकुलर एरिया में अंगूर की प्रोडक्शन पनप नहीं पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पहले नंबर पे, जोग्राफिकल फीचर में क्या आएगा आपका? क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस आपका मेडिटेरेनियन है, ये बेस्ट जो है सूटेड है आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशंस। मेडिटेरेनियन के सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज हैं, नॉर्थ साइड में मेडिटेरेनियन के आप देखेंगे वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, मेडिटेरेनियन के साउथ में मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। सारी जगहों पे अंगूर पैदा होता है जो भी मेडिटेरेनियन को सराउंडिंग करते हैं, जिसमें आपका स्पेन हो गया, या फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और आपका ये क्या कहते हैं इजराइल हो गया इधर, ठीक है। नॉर्थ जो अफ्रीका है वो भी बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हैं वहाँ पे, और वो भी अंगूर की खेती करते हैं। तो वहाँ पे भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है, जैसे कि आपका इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, और आपका ट्यूनेशिया हो गया। इन कंट्रीज़ में भी अंगूरों की खेती की जाती है। मुस्लिम होने के नाते ये लोग उसको वाइन बनाने में यूज़ नहीं करते, बट वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक। मुस्लिम कंट्री होने के नाते तो रिलीजन फैक्टर्स के कारण वो लोग वाइन बनाने में यानी प्रोसेसिंग में अंगूरों को यूज़ नहीं किया जाता वहाँ पे। वो सारे के सारे अंगूर या ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पे कि वाइन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हमने ये कहा कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे कि जो टेम्परेट क्लाइमेट है, क्लाइमेट्स को हमने ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टोरिड, ठीक है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, 3 हिस्सों में हमने क्लाइमेट्स को डिवाइड किया बेल्ट के आधार पे। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपका 35 से लेकर के 40 या 45 के बीच लैटिट्यूड्स, नॉर्थ एंड साउथ बोथ हेमस्फीयर में हम देख सकते हैं। इसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन जो सी है उसके चारों तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट तो पाया जाता है। उसके अलावा आपका जैसे कि जो शिकागो या लॉस एंजल्स ये वाला बेल्ट है यूएसए में, वहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट थोड़े से हिस्से में है। उसके बाद आपका चिली है, वहाँ पे भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। साउथ अफ्रीका में भी थोड़े से हिस्से में है, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े से हिस्से में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स की एक क्वालिटी क्या होती है, इसमें रेनफॉल ठंडियों में होता है। रेनफॉल कभी भी 60 से 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, ठंडियों में रेनफॉल होती है, और हीट बहुत ही कंसिडरेबल लेवल होता है नॉर्मल दिनों में, जो कि आपके बहुत ही सूटेबल है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स के ऊपर यानी कि 45 डिग्री नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो यूरोप में आप पहुंच जाएंगे। तो यूरोप में क्या है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, वहाँ पे ठंडी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में साल भर होते, एक तरह से साल भर बारिश होती है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में। बट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में बारिश आपकी मेनली ठंडियों में होती है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है।
दूसरे नंबर में जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, यानी जो फ्रांस है, फ्रांस का जो नदर्न पार्ट है उसके ऊपर जितने चले जाएंगे और पोलवार्ड साइड में नॉर्थ में, तो वो सारा का सारा ब्रिटिश टाइप है। फ्रांस का जो मिडिल पार्ट है उसके साउथ में जाएंगे तो वहाँ से आपका मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट पड़ जाएगा। मेडिटेरेनियन में बारिश ठंडियों में होती है। जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, यानी जो नदर्न यूरोप है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस का नदर्न वाला पार्ट, और उसके अलावा जर्मन हो गया, ये सारी कंट्रीज में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। यहाँ साल भर बारिश होती है, बट ज़्यादा बारिश आपकी ठंडियों में ही होती है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और मेनली बारिश का मतलब कहने का यहाँ पे जो हमारा संदर्भ है वो ये है कि बारिश ठंडियों में होती है और बाकी दिनों में टेम्परेचर स्काई कंप्लीटली ओपन स्काई होता है, सनशाइन कंसिडरेबल लेवल पे होता है, तो एक पार्टिकुलर मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। तो मॉडरेट टेम्परेचर वाली कंडीशंस आपकी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में अप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत हाई मात्रा में अंगूर की पैदावार होती है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्लाइमेट्स को यहाँ पे मेंशन किया है, डिस्क्राइब भी किया है। देखिए बट वर्सटाइल क्रॉप, वर्सटाइल क्रॉप से तात्पर्य क्या है कि आप अंगूर की खेती पूरी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में की जा सकती है। लॉजिक क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस डेवलप कर लिए हैं या इसके ब्रीड्स ऐसे बना लिए हैं जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पैदा किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्सटाइल क्रॉप में आ जाएगा, यानी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में आज के टाइम पे ये आपका अंगूर की खेती की जा सकती है। कैन एडजस्ट एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, वर्सटाइल का मतलब कि किसी तरह की भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अंगूर की खेती की जा सकती है, जरूरी नहीं कि खाली मेडिटेरेनियन हो, बट इसका आइडियल मोस्ट सुटेबल कौन सा है क्लाइमेट, वो मेडिटेरेनियन ही है, ठीक है। सो फ्रॉम टेम्परेट आल्सो एडाप्टेड टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसी पॉइंट्स को मैंने खाली पेनिनसुलर इंडिया मेंशन करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में आपने देखा बहुत सारी जगहों पे बहुत भारी मात्रा में अंगूर की खेती होती है, जैसे ये कर्नाटका है आपका, यहाँ पे महाराष्ट्र मैंने मेंशन किया। इन एरियाज में अंगूर की खेती होने का कारण क्या है कि ये अडेप्टेड है। अडेप्टेड का मतलब कि यहाँ पे ये एडजस्ट कर गई है क्रॉप्स, इसकी पार्टिकुलर ब्रीड्स जनरेट की गई है, बनाई गई है, जो इस तरह की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में या ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सस्टेन कर जा रही है। ये इसकी एक गुणवत्ता है या क्वालिटी है, बट इसके साथ एक लिमिटेशंस भी है कि ये टू मच कोल्ड एंड टू मच हॉट इज हार्मफुल। बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ेगी या बहुत ज्यादा अगर गर्मी होगी तो उसमें अंगूर पनप नहीं सकता, या विनेयार्ड्स यानी कि अंगूर की खेती नहीं हो सकती है। अंगूर की बेलें वहीं पे पैदा होंगी या अंगूर की खेती हो सकती है जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट हो, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्म अंगूर को पैदा आप नहीं कर सकते। टेम्परेचर एक तरह से एक पार्टिकुलर रेंज में या बैंड में होना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से लेकर के 35 सेल्सियस, तो 35 और 15 ये इसी बैंड में, रेंज में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। बिलो 10 अगर आपका टेम्परेचर है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आमतौर से ये देखा जाता है कि जो पारा है यानी मरकरी वो कभी कभी 4 डिग्री कभी कभी 5 डिग्री, जैसे कि जनवरी और फरवरी में नॉर्थ इंडिया में जब समूचे उत्तरी भारत सर्दियों की शीतलहर की चपेट में होता है, उस समय में नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर, खासकर चूड़ू और झुंझुनू का जो टेम्परेचर आपने रेडियो में या टीवी में या अखबारों में सुना होगा कि समूचे उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में है। ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आमतौर से यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ टाइम क्या होता है, समूचे उत्तरी भारत जब शीतलहर की चपेट में होता है, तो नॉर्थ इंडिया का मतलब कि उत्तरी भारत यानी यूपी हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 5 डिग्री 7 डिग्री आमतौर पे पहुंच जाता है, जो कि हार्मफुल है, अंगूर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकता। इसी पॉइंट्स को बताने के लिए कि अपने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसी को कोरिलेट करने के लिए मैंने सारे एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किए। तो 15 से 35 डिग्री होना चाहिए। जब समूचे उत्तरी भारत यानी ठंडियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर बिलो 10 आ जाता है, वो आमतौर से 5 डिग्री 7 डिग्री आपने नोटिस किया होगा, तो यह हार्मफुल होता है, ठीक है। तो 10 टू 15 टू 35 भी होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो, या यूपी का जो टेम्परेचर है ठंडियों के टाइम में यानी जनवरी में या दिसंबर के एंड में आपने देखा होगा बिलो 10 होता है, तो बिलो 10 आ जाने पे ये अंगूर की बेला सस्टेन नहीं कर सकती, ठीक है, या मुरझा जाएगी या जल जाएगी। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट क्या है,
आइडियल कंडीशन इसका माना गया हॉट ड्राई एंड लॉन्ग समर। हॉट ड्राई एंड लॉन्ग समर का मतलब कि साल भर जो टेम्परेचर हो आपका गर्मी की ही महीने होने चाहिए, बट गर्मी के भी महीने आपके बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से एबव नहीं जाना चाहिए। 35 एक तरह से मॉडरेट टेम्परेचर मैंने मेंशन किया, बट किसी भी कंडीशन से में 40 के एबव नहीं होना चाहिए, बिलो 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल्ड टेम्परेचर आपका 15 से 35 मैंने मेंशन किया, बट बिलो 10 है तो भी सस्टेन नहीं कर सकती अंगूर की खेती, और अगर एबव 40 चला जाता है तो भी सस्टेन नहीं कर सकता। जब नॉर्थ इंडिया में या यूपी में आपने देखा होगा कि अप्रैल में मई में लूह के टाइम पे हमारे यहाँ का आमतौर का टेम्परेचर 42 45 47 होता है, जो कि इसके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये सारे टेम्परेचर के हिसाब से हम यूपी को कंपेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो मई में आपने देखा, जून में देखा, इवन अप्रैल में 42 डिग्री 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर हमारे उत्तरी भारत में पहुंच जाता है जब लूह चलती है। और कभी किसी भी कंडीशन में एबव 40 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एबव 40 नहीं हो सकता और बिलो 10 नहीं हो सकता। और मिल्ड टेम्परेचर जो कि आपका 15 से 50 होना चाहिए, यही बहुत ही आइडियल और सीटेबल है इसके लिए। अच्छा, डोरमेंसी ड्यूरिंग द कोल्ड। जब टेम्परेचर आपका 15 या 20 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये अंगूर आमतौर पे उसका ग्रोथ का टाइम रुक जाता है और डोरमेंसी वाली कंडीशन में चली जाती है। यानी कि इसमें स्प्राउटिंग हो गया, शूटिंग हो गया, शूट का मतलब कि अंकुर निकलना या उसके बेले को फैलना, तो उसमें डोरमेंसी इसी तरह से क्रॉप की ब्रीड्स को जनरेट किया गया है नॉर्थ इंडिया के लिए कि उस टाइम इसका ग्रोथ का कार कम हो या फल एक तरह से पकने ना पाए या फल रेडी ना होने पाए, इस तरह से उसके ब्रीड्स को तैयार किया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, तो डोरमेंसी की कंडीशन आमतौर पर ठंडियों में आ जाती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या, रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो 90 से लेकर के 60 डिग्री इसका आइडियल रेनफॉल माना गया है। यानी कि 50 से और 60 इसी बैच में रेनफॉल होना चाहिए। अगर रेनफॉल आपका 90 प्लस चला जाता है तो आपका ये हार्मफुल होगा। ठीक है, बहुत सारे उसमें कीटाणु या फंगस या डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं फल में, फ्रूट्स में, अंगूर के। तो नॉट मोर देन 90 से ज्यादा एनुअल रेनफॉल नहीं होना चाहिए। हम अगर यूपी की बात करें तो हमारे यहाँ मोस्टली जगहों पे रेनफॉल क्या है कि आगरा और मथुरा वाला जो जोन था, मैंने सेंट्रल ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी जो बताया था क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, तो 66 डिग्री वहाँ पे सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। बुंदेलखंड का हमने 87 सेंटीमीटर रेनफॉल बताया था, तो बुंदेलखंड बहुत ही आइडियल और सूटेबल जगह हो जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री से कहीं पे भी ज्यादा रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, तभी आप अंगूर की खेती कर सकते हैं। यूपी के 2 एरियाज को छोड़ करके आपका बुंदेलखंड और ये आगरा मथुरा एरिया छोड़ करके हर जगह आपकी 90 या उसके आजू बाजू में उससे प्लस ही रेनफॉल होती है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी एक तरह से हार्मफुल है इसके लिए, तो टू मच ह्यूमिड क्लाइमेट इज आल्सो हार्मफुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो सॉयल का पीएच लेवल है वो आप ये मेंशन किया गया है कि 6.5 से लेकर के 7.5, मतलब कि ना तो ज़्यादा अल्कलाइन हो ना ज़्यादा एसिडिक सॉयल हो। ठीक है, बस मॉडरेट सॉयल हो, जो कि 7 डिग्री जैसे माना जाता है पीएच लेवल पे, ना तो अल्कलाइन ना तो न्यूट्रल माना जाता, तो उसी के आजू बाजू में सॉइल का होना चाहिए। सैंडी लोम्स बहुत ही आइडियल सॉइल मानी जाती है अंगूर की खेती के लिए। तो सैंडी लोम्स लमसम आपका कहीं ना कहीं आगरा मथुरा का जो बेल्ट है और इधर आपका बुंदेलखंड है वो बहुत मोस्ट सुइटेबल एरियाज में कैलकुलेट हो जाएगा, वहाँ पे ये सारी कंडीशंस आप देख सकते हैं। विद गुड ड्रेनेज, गुड ड्रेनेज का मतलब कि बहुत ही पानी वहाँ पे खेत की उसमें बाढ़ में लगना नहीं चाहिए, खेत में वो बह जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रीड्स। देखिए, आउट ऑफ 20 ग्रेप वराइटीज ओनली 12 आर कॉमर्शियली ग्रोन इन इंडिया। टोटल दुनिया भर में जैसे कि थॉमसन हो गया और पता नहीं क्या क्या अलग अलग ब्रीड्स होती हैं अंगूरों की, 20 तरह की ब्रीड हैं पूरी दुनिया में। उन 20 में से 12 ब्रीड ही कॉमर्शियल लेवल पे इंडिया में पैदा की जाती हैं। ठीक है, 12 ब्रीड्स ही इंडिया में टोटल 20 ब्रीड्स में पैदा की जाती हैं। ग्रेप सफर डिजीजेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया कि अगर टेम्परेचर आपका 40 प्लस चला जाएगा तो यहाँ पे इसमें डिजीज आ जाएगी, लग जाएगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि अगर रेनफॉल 90 प्लस हो जाएगा तो भी आपकी डिजीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, डिजीजेस हो जाएगी यानी बीमारी कीटाणु लग जाएंगे। तो बहुत ही पार्टिकुलर है, टेम्परेचर में भी इसका पैदावार हो सकता है। ठीक, अब विटीकल्चर इन यूपी, हमने एक पार्टिकुलर आइडियल कंडीशंस बताई
अब उसी को यूपी से रिलेटेड जब हम बातें करेंगे तब आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि हाँ, क्या ये भी ज़रूरी था इंफॉर्मेशन। इसी को हम यूपी से जब को रिलेट करके बातें बैठेंगे तो यूपी में कैसे पैदा किया जा सकता है अंगूर, क्या अंगूर की खेती, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसी को कोरिलेट करके देखते हैं। देखिए, विटीकल्चर इन यूपी की अगर बात करें तो एट ए टाइम अंगूरों की जो खेती हो रही है बहुत सक्सेस लेवल पे, एक तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, आपका मेरठ है और आगरा है, ये जोन यानी वेस्टर्न यूपी क्या है, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आगरा, इन एरियाज में आपने देखा होगा कि अंगूरों की खेती बहुत ही सक्सेस लेवल पे हो रही है। हम आप यहाँ पे सहारनपुर को क्या कह सकते हैं, सिटी ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं, यानी अंगूर का शहर कह सकते हैं। तो सिटी ऑफ ग्रेप्स किसे कहा जाएगा यूपी का, सहारनपुर को, क्योंकि सहारनपुर पे पूरी यूपी लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं, यूपी लेवल पे सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है अंगूर की, यूपी में, सहारनपुर में। तो इसीलिए यूपी का अगर सिटी ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का शहर किसे कहा जाएगा यूपी का, वो सहारनपुर को कह सकते हैं। और उसके सराउंडिंग एरियाज में या वेस्टर्न यूपी कह सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में अंगूर की खेती की जा रही है। ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है और ब्रीड से अच्छी अच्छी मतलब कि डेवलप की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए सक्सेस है। तो ये मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया एंड आगरा हैव इमर्ज्ड एज मेजर ग्रेप प्रोड्यूसिंग रीजन या डिस्ट्रिक्ट। यूपी लेवल पे वेस्टर्न यूपी बहुत ही सक्सेस है अंगूर की खेती के मामले में। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे आप पीवाईक्यू में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था कि अंगूर की खेती से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमने उन्हीं चैलेंजेस को पॉइंटर के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो नंबर 1 में चैलेंजेस में देखिए, चैलेंजेस टू विटीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। यूपी में अंगूर की खेती करने से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। नंबर 1 पे अनफेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या है, अनफेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, पहला नंबर पे जो चैलेंज है। दूसरे नंबर में इरिगेशन एंड सॉइल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं। तीसरे नंबर में गेस्टेशन एंड मैच्योरिटी पीरियड्स। फोर्थ नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज। 5 नंबर पे आपका देखेंगे बाई प्रोडक्ट्स एंड विनरीज। 6 नंबर पे R&D एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये टोटल 6 पॉइंट्स हमने चैलेंजेस में आपके सामने रखे हैं। तो नंबर 1 में चैलेंजेस में देखिए आप, अनफेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स मेंशन किए, उनमें से कौन सा फीचर जो यूपी में मैच करता है और उसी एरिया में खाली एग्रीकल्चर सूटेबल हो सकता है। तो इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो आपका बुंदेलखंड बहुत ही सूटेबल एरिया में आएगा जहां पे एग्रीकल्चर या एक तरह से ग्रेप वाइन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। देखिए अनफेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, देखिए स्corching हीट ऑफ समर। स्corching हीट ऑफ समर का मतलब कि बहुत ही खतरनाक वाली, चुभने वाली जो गर्मी पड़ती है, आदमी को झलसा देती है गर्मियों में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्corching हीट ऑफ समर, यानी जब लू चलती है तो उस टाइम का टेम्परेचर हमारा एबव 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ पे 40 से एबव टेम्परेचर किसी माने में भी नहीं होना चाहिए। आइडियल आपका 35 है, हार्डली 40 तक जा सकता है, बट 40 के एबव नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये एक तरह से यूपी में देखेंगे लू जब चलती है गर्मियों में तो ये पैदा नहीं किया जा सकता। एक कारण देखिए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द मानसून। ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। और यूपी के मेजर पोर्शन में आपने देखा होगा कि 90 से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए बहुत ज्यादा डिजीजेस या इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक हो सकते हैं अंगूर के फ्रूट्स पे। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेस ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द मानसून, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है कि मर्करी ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, हमने इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब कि जो फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है या इस तरह की जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जाकर के वेबसाइट से देखा डेटा। तो अंगूर की खेती के लिए जो आइडियल कंडीशंस है उन्होंने दिया था टेम्परेचर के मामले में 15 to 35 दिया हुआ था। और एक चीज ये भी मेंशन का कि जहां पे 10 डिग्री के बिलो चला जाता है टेम्परेचर, उन एरियाज में भी अंगूर की खेती नहीं हो सकती है। ये अलग बात है कि वो लोग अपने क्रॉप्स को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं या उसको लगाते हैं, बोते हैं, बेला को तैयार करते हैं कि फ्रूट्स उस टाइम पे रेडी ना होने पाए। और ठंडियों में टेम्परेचर
की कंडीशन, जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा एक तरह से कोल्ड होता है तो वो डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब कि ग्रोथ को रुक करके बस खाली सस्टेनिंग के लिए वेट करते हैं कोई भी चीज़ें, उसको डोरमेंसी कहते हैं। तो डोरमेंसी वाली कंडीशन में चली जाती हैं। तो देखिए ड्यूरिंग विंटर आर मेजर कांस्टेंट, तो हमारे यहाँ ठंडियों में आपने देखा होगा 7 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है इसके लिए, इसके प्रोडक्शंस करने के लिए। तो एक तरह से टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जोग्राफिकल फेनोमेना के आधार पे हमने क्या देखा कि यूपी सूटेबल नहीं है किसके लिए, अंगूर की खेती के लिए। तो ये समस्याएं में आ जाएगा पॉइंट सारा का सारा, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। आर मेजर कांस्टेंट, ये हमारे रुकावट बनने वाले फैक्टर हैं फॉर ग्रेप प्रोडक्शंस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मेजर कांस्टेंट यानी रुकावट क्या क्या है, बहुत ज़्यादा हीट हमारे यहाँ पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश हो जा रही है, और ठंड हमारे यहाँ 10 डिग्री के बिलो टेम्परेचर चला जा रहा है, जो कि इसके मुकाबले में जो इसकी रिक्वायरमेंट है आइडियल कंडीशन में सूट नहीं करता। और ये सारे के सारे बाधाएं हैं, रुकावट हैं हमको अंगूर की खेती करने में या अंगूर के प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या देखा, ग्रेप्स यानी अंगूर जो है सफर डिजीजेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ग्रेप्स सफर डिजीजेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वही पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन कर दिए हैं। देखिए इरिगेशन एंड सॉयल, इरिगेशन एंड सॉयल की अगर हम बात करते हैं, एक पार्टिकुलर लेवल का ही आपका रेनफॉल होना चाहिए। अगर रेनफॉल 90 प्लस चला जाता है तो भी बहुत हार्मफुल है, और अगर आपका 40 के बिलो हो जाता है रेनफॉल तो वहां पे इरिगेशन होना जरूरी है, ठीक है। इरिगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो फ्लड इरिगेशन जो प्रचलन में है उत्तर प्रदेश में, आमतौर पे लोग फ्लड इरिगेशन मेथड यूज करते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन है या माइक्रो इरिगेशन है वो आपका उसका प्रचलन ना होने के कारण इस तरह के क्रॉप्स को, क्योंकि मॉडरेट लेवल पे पानी का सप्लाई होना जरूरी है और कंट्रोल्ड वे में सप्लाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर सप्लाई हो जाएगा तो पूरी उसकी बेल सूख जाएगी। देखिए सैंडी एंड लोमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज इज बेस्ट फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। सॉरी, देखिए सैंडी एंड लोमी सॉइल होनी चाहिए। सैंडी एंड लोमी का मतलब क्या होता है कि सॉइल में, लोम का मतलब क्या है कि टेक्सचर, ठीक है, उसमें सैंड और क्ले इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, बट सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो डोमिनेटेड हों, ठीक है। तो सैंडी लोमी यानी कि जिसमें क्ले भी हो सैंड भी हो, बट सैंड का जो पार्टिकल्स है वो डोमिनेटेड हो। तो ये कंडीशंस है सॉइल के लिए, इसके लिए वही बात है। विद गुड ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब कि पानी उसकी जड़ों में लगना नहीं चाहिए, पानी बह के निकल जाए या रिस करके जमीन में चला जाए या बह करके निकल जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, गुड ड्रेनेज या फ्राइएबल ड्रेनेज। तो ये कंडीशंस इसके लिए हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं अंगूर की खेती करने के लिए। और अपने यहाँ क्या कंडीशंस हैं, वही बात मैंने क्या, देखिए सैंडी एंड लोमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज इज बेस्ट फॉर ग्रेप कल्टीवेशन, ठीक है। ये कंडीशंस है अच्छी, मतलब खेती करने के लिए ग्रेप्स की। वाइल फ्लड इरिगेशन इज कॉमन अक्रॉस उत्तर प्रदेश। अपने यहाँ यूपी में आपने क्या देखा कि लोग आमतौर से पाइप लगा करके पंप सेट से पूरे खेत को पानी भर देते हैं, ठीक है। तो जो फ्लड इरिगेशन का मेथड है वो इसकी खेती में नहीं चलेगा। तो ये कांस्टेंट में या रुकावट में आ जाएगा या समस्याओं में आ जाएगी ये पॉइंट, ठीक है। एंड मेजर शेयर ऑफ ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन का अपने यहाँ स्टेट में क्या देखा हमने, इंडिया लेवल पे ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन हार्डली 11% है इंडिया लेवल पे। तो यूपी लेवल पे मान के चलिए कि 2 से 7% होगा, 4% होगा। तो ड्रिप इरिगेशन 2% या 4% किसान ही यूपी लेवल पे जहाँ तक यूज करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कम है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट रुकावट है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल टू रेन और क्लाउड, ठीक है, वाइल ग्रेप्स आर रिपेनिंग। जब अंगूर की बेला तैयार हो जाए और फल उसमें लग जाए और वो पकने के उस पे आ जाए, उस टाइम पे बारिश एकदम नहीं होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। अगर उस टाइम रेनफॉल होगी तो अंगूर के उस पे चीरा लग जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरे पे वो सड़ गल जाएगा बारिश के टाइम पे। तो इसीलिए अपने यहाँ क्या देखा गया कि साल में एक बार ही अंगूर की फसल को हम रेडी कर पाते हैं, एक बार ही खाली प्लकिंग यानी तोड़ पाएंगे अंगूर। अदर जगहों पे जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है वहाँ एक साल में 2-2 बार अंगूर को तोड़ते हैं वो लोग, एक पॉइंट। दूसरे नंबर में हमारे पास अर्ली मेच्योरिटी की ब्रीड्स ही हमको लगानी होती है, बोनी होती है।
अगर हम अर्ली मेच्योरिटी ब्रीड्स की, क्योंकि जब बारिश हो यानी ह्यूमिडिटी से बचने के लिए उससे पहले उसको हम तोड़ लें, ठीक है। तो ये है, देखिए, हार्मफुल टू हैव रेन और क्लाउड व्हाइल ग्रेप्स आर रिपनिंग, इट कॉजेस फ्रूट टू बस्ट एंड बैड इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी। वही मतलब कि पहले ही बारिश होने से तैयार हो जाना चाहिए फ्रूट्स, तो हमको टाइम पीरियड कम मिलेगा अंगूर की को तैयार होने में, या ये कहिए कि एक साल में मात्र एक बार ही अंगूर की खेती कर पाते हैं या 2 बार नहीं उसको तोड़ पाते हैं अदर जगहों के मुकाबले में, ठीक है। देयर फॉर अर्ली मेच्योरिटीज ऑफ ग्रेप्स आर प्लांटेड इन उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ इंडिया। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में अर्ली मेच्योरिटी वाले ब्रीड्स ही लगाए जाते हैं अंगूरों के। उसको हमको क्योंकि तैयार करना होता है बारिश के आने से पहले, क्योंकि ह्यूमिडिटी का एक लिमिट है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अगर एक्सेस हो जाता है तो अंगूर सड़ने गड़ने लगता है, उस पर चीरा लग जाता है, वो फट जाते हैं उसके फ्रूट्स, ठीक। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन की। गेस्टेशन एंड मेच्योरिटी पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें। वेल मेंटेन्ड विनेयार्ड्स स्टार्ट यील्डिंग आफ्टर 3 years एंड कैन बी हार्वेस्टेड फॉर 20 to 40 years। जैसे मान के चलिए कि अंगूर की अगर आपको खेती करनी है तो एक विनेयार्ड या अंगूर का एक बगीचा आपने तैयार किया, वो 3 साल लग जाता है उसको छांटने में, कलम करने में, या उसको सजा जो भी है उसका प्रक्रिया, ठीक है। एक्सेस जो उसके पत्ते होते हैं उसको काटना, फिर प्रूनिंग वो जो भी कहते हैं उसको, कि उसको सिंचाई भी टाइम टू टाइम देते रहना, तो 2 साल या 3 साल लग जाते हैं कंप्लीटली एक विनेयार्ड को तैयार करने, यानी एक अंगूर के बगीचे को तैयार करने में। जब उसको बोए जाए अंगूर के, या अंगूर के प्लांट्स लगा दिए जाए, उस टाइम से लेकर के उसके फल आने में प्रॉपरली 3 साल लग जाता है एक बगीचे को तैयार करने में। जैसे आम के बगीचे को तैयार करने में तो मुझे लगता है कि 8-8 साल 10-10 साल लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही अंगूर के बगीचे को तैयार करने में, या इमली का तो लोग बताते हैं कि 50 साल के बाद इमली फलती है, ठीक है। तो हर एक का एक गेस्टेशन पीरियड है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि अंगूर के बगीचे को तैयार करने में कितने साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। एक पॉइंट, कैन बी हार्वेस्टेड फॉर 20 to 30 years। जब एक बार अंगूर का बगीचा तैयार हो जाता है तो उससे जब हम फल तोड़ने की जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो 3 साल तक तो लगेगा बगीचा तैयार करने में, लेकिन जब हम उसका फल तोड़ेंगे कितने साल तक तोड़ सकते हैं, 20 से 30 साल तक उसके फल को हम तोड़ सकते हैं। ये मतलब एक यूनिक चीज है इसके लिए। अब अपने यहाँ के मुकाबले में देखते हैं क्या दिक्कत आती है। इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश 92% आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। अपने यहाँ 92% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। दे कांट वेट, ये इतना लंबा टाइम पीरियड 3 साल का, कि 3 साल तक खाली इन्वेस्ट करते रहिए बगीचा को तैयार करने में, बाग को तैयार करने में, या ग्रेव यार्ड्स विनेयार्ड्स तैयार करने में। 3 साल तक यूपी का किसान कैसे वेट कर लेगा? वो उसी पे निर्भर भी है, उसको रोजी रोटी भी अपनी चलानी है, बच्चों का पेट पालना है, स्कूल भी भेजना है, इसलिए नहीं कर सकता। तो सो दे कांट वेट सो लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर रिम्यूनरेशन, कि उसका अर्निंग का सोर्स 3 साल के बाद स्टार्ट हो तो बेचारा कैसे वेट कर लेगा, वो नहीं कर सकता। एंड कांट बियर एक्सपेंसेस, और इतने दिनों तक का खर्चा कहां से बियर करेगा? वो लोन लेगा तो उसको बैंक वाले उसको तबाह कर देंगे, एक तरह से डेली रेट डालेंगे उसके घर, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि उसके अंगूर के चाहे प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट दोनों कंडीशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत मल्टीपल इसमें प्रोसेसिंग का स्टेप्स होते हैं, उसको पलकिंग करना, छटी करना, सॉर्टिंग आउट्स, और उसको ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर टेम्परेचर्स पे मेंटेन करना। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेबर इंटेंसिव वर्क है, और मल्टीपल ऑप्शंस हैं प्रोसेसिंग के इसमें, तो ठीक है। तो वही बात है कि फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, अपने यहाँ सप्लाई चेन नहीं है, तो क्लस्टर फॉर्म डेवलप होना चाहिए अंगूर की खेती होने के लिए। किसान जो है उनका भी सेगमेंटेड मैटर है, ऐसे जो जिसके मन में जो आया जो पैदा कर दिया, ठीक है। तो पार्टिकुलर एरिया बेस्ड क्लस्टर डेवलप किया जाना जरूरी है, इसके लिए कहने का मतलब ये है। ग्रेव स्पेसिफिक लॉरीज, ग्रेव की एक चैनल सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। लॉरीज का मतलब कि जो ट्रक्स होते हैं वो उसका प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो, किसी पे लोडिंग हो, फिर उसके रॉ मटेरियल। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की भी अपने यहाँ कमी है। एंड हैंडलिंग यानी कि सॉर्टिंग आउट, कटिंग, छटिंग जो भी है
प्रोसेसिंग से रिलेटेड वो सारी की सारी स्टेप्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन्वेस्टमेंट्स भी कमी है, और उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज भी सारे के सारे हैं। ये सारे पॉइंट इसी में कांस्टेंट में या चैलेंजेस में आ जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स एंड विनरीज, यानी अंगूरों से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। दूसरे नंबर पे विनरीज, वाइन से क्या बना है, विनरीज बना है, वाइन से विनेरी। वाइन का मतलब कि वो स्थान, विनरीज का मतलब या विनेरी का मतलब वो स्थान जहां पे वाइन बनती है उसको विनेरी कहते हैं या विनेरीज कह सकते हैं, ठीक है। वो स्थान जहां पे वाइन बनती है उसको विनेरी या विनेरीज कहते हैं। अंगूर दुनिया भर में खेती की जाती है 80% अंगूर, इसलिए कि वो वाइन बनाने के लिए यूज हो जाए। अपने यहाँ वाइन बनाने के लिए अंगूर यूज ही नहीं होती है। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर अपने यहाँ अंगूर को वाइन बनाने के लिए यूज करने लगेंगे तो जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है, रिलीजियो कल्चरल फैक्टर है, या एक तरह से ऑर्थोडॉक्स थॉट है, उसके कारण किसान कहेगा कि हम अपने अंगूर को थोड़ा ना पैदा करेंगे दारू शराब बनाने के लिए, हम अपना खेती करें ताकि लोगों के अंदर दारू की लत पड़ जाए और दारू को बढ़ावा मिले। तो यूपी का किसान या इंडिया का किसान इस चीज की तरफ वो अपने दिमाग को, माइंड को मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कल्चरल फैक्टर हैं, सोशल फेनोमेनाज अपने यहाँ के ऐसे हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल तक भी नहीं पैदा करने को तैयार होगा अपने यहाँ का किसान, उस रॉ मटेरियल से दारू बनाया जाए वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर, कल्चरल फैक्टर के आधार पे। उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि बाई प्रोडक्ट्स एंड विनरीज मोस्टली प्रोड्यूस यूज्ड फॉर टेबल कंजम्पशन। अपने यहाँ क्या देखते हैं, टेबल कंजम्पशन का मतलब कि फ्रेश फ्रूट्स को ही खा लेते हैं, उसको टेबल कंजम्पशन कहा जाएगा। जो फ्रेश अंगूर तोड़ करके आया बाग से उसी को लोग खाने में यूज करते हैं या बेचते हैं, ठीक है, उससे दारू या शराब नहीं बनाई जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, वाइल अक्रॉस वर्ल्ड 80% ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर वाइन फर्मेंटेशन। दुनिया भर में या विश्व लेवल पे क्या देखते हैं कि अंगूर का 80% अमाउंट कहाँ यूज होता है, वाइन फर्मेंटेशन से, यानी कि शराब बनाने में। वाइन फर्मेंटेशन का मतलब कि उसको अंगूर को सड़ा गला के जो शराब बनाते हैं या हीट करके या जो भी प्रोसेस है तो उसमें उसको वाइन फर्मेंटेशन कहेंगे। तो वाइन फर्मेंटेशन में दुनिया का 80% ग्रेप्स यूज होता है। अपने यहाँ का जो है ग्रेप ज्यादातर किसमें यूज होता है, कंजम्पशन में यूज हो जाता है, यानी टेबल कंजम्पशन मतलब कि फ्रेश फ्रूट ही खा लिया जाता है, ठीक है। रिलीजियो कल्चरल ऑर्थोडॉक्सी एंड कंजर्वेटिज्म रिस्ट्रिक्ट्स मार्केट एक्सपेंशन फॉर ग्रेप बेस्ड अल्कोहलिक ब्यूरेज। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कि रिलीजियो कल्चरल फैक्टर या ऑर्थोडॉक्सी, क्योंकि धर्म अपने यहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है, या कल्चरल फेनोमेना कहीं ना कहीं इजाजत नहीं देते, परमिशन नहीं देते। दूसरे पॉइंट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि अपने यहाँ का जो किसान है, अपने यहाँ के जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव थॉट्स के हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग। रिस्ट्रिक्ट, ये रोकता है मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट को बढ़ने से, फॉर ग्रेप बेस्ड अल्कोहलिक ब्यूरेज। ग्रेप बेस्ड का मतलब कि ऐसा वाइन, ऐसा लिकर जो कि अंगूर के आधार पे बनाया जाए या अंगूर उसमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो। तो अंगूर के रॉ मटेरियल बेस पे यूज होने वाले वाइन से के मार्केट के फैलने के चांसेस अपने यहाँ कम है। क्यों, कारण क्या है, ऑर्थोडॉक्सी। लोग अंगूर की खेती इसलिए कभी कर ही नहीं सकते कि उससे दारू बनाई जाए, जबकि वही साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि वहां पे किसान कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव नहीं है, वो इस चीज से पहले ही एक तरह से आजाद हो चुके और वो कॉमर्शियल हो चुका है। साउथ इंडिया का किसान, महाराष्ट्र का किसान, तमिलनाडु या कर्नाटका का किसान, और वो अंगूर को पैदा ही करता है ताकि लिकर एडिशंस को बढ़ावा मिले, या लिकर एक तरह से एडिशन को बढ़ावा मिले, लिकर के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, ठीक है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक या वाइन टूरिज्म साउथ में बहुत पॉपुलर है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में वाइन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, साउथ में वाइन टूरिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। वाइन टूरिज्म यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है हमारा समाज। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिलीजियो कल्चरल ऑर्थोडॉक्सी अपने यहाँ डोमिनेटेड है नॉर्थ इंडिया में। कुछ धर्म के उन्माद के नाम पे लोग उसके जो भी दारू बनाने वाली फैक्ट्री उसको तोड़ ताड़ देंगे। कुछ पार्टिकुलर विंग वाले या किसी धर्म के या मानने वाले भी हो सकते हैं, या कोई आइडियोलॉजी वाले लोग हो सकते हैं, और उनका किसान की भी आइडियोलॉजी यही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री में नहीं बेचेंगे जो कि दारू बनाता हो,
ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, जबकि साउथ का किसान बहुत ही ओपन माइंडेड है और वो इन सब चीज़ों से आज़ाद है। कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड होने के कारण वो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक टूरिज्म या एक तरह से वाइन टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया के। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। R&D का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है कि ऐसे ब्रीड्स क्रिएट किए गए हों जो आसानी से अपने यहाँ सब ट्रॉपिकल में यूज़ हो जाते हों, तो वो भी रिसर्च वर्क भी कम है। और ज़्यादातर अपने यहाँ यूपी की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपने क्या देखा, 2 ही 3 प्रोडक्ट्स को टारगेट करके उसी की ब्रीड्स बनाती रहती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मोस्टली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ फोकस्ड ऑन मैंगो, गुआवा एंड शुगर कैन रिसर्च। अपने यहाँ की जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हों जो कि रिसर्च से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भी 2 ही 3 प्रोडक्ट्स फोकस करके चलती हैं। एक तो आपका आम हो गया, एक अमरूद हो गया और एक गन्ना। इसी पे रिसर्च वर्क, इसी की नई नई ब्रीड से क्रिएट करती रहती हैं, बनाती रहती हैं, ठीक है। और अंगूर के लिए उनका बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है या उसका ब्रीड्स नहीं क्रिएट किया जाता है जो कि यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में सुटेबल्स हो। तो ज़्यादा फोकस यही 2 ही 3 प्रोडक्ट्स पे है। दूसरे नंबर पे क्या है, एज वेल एज गवर्नमेंट सब्सिडीज आर आल्सो एब्सेंट फॉर ग्रेप प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी मेनली उन्हीं क्रॉप्स की तरफ जाती है जो कि जैसे धान है, गेहूं है ना, इस तरह के तरफ। और अंगूर की पैदावार में गवर्नमेंट की सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं है और कहीं ना कहीं R&D की भी कमी है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब कि सब्सिडीज वगैरह हो गया और कम दाम पे जो है माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जाए और पोली हाउसेस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी लेवल पे भी कहीं ना कहीं किसान एब्सेंट है और उसके यहाँ भी पॉजिटिव या कमी है। सॉल्यूशंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को अगर हम देखते हैं उसमें क्या क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, उन्हें को मैंने 4-5 पॉइंट को आपके सामने मेंशन किया है। टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सॉल्यूशन लेवल पे देखते हैं। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ बेस्ड संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ बेस्ड संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। उसने क्या किया है, उसके साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड पॉपुलर ग्रेप वैरायटी फ्लेम सीडलेस। तो लखनऊ में एक सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की संस्था है, उसने अंगूरों की एक ब्रीड तैयार की। क्या तैयार किया वहां के साइंटिस्ट ने, अंगूरों की एक ब्रीड तैयार की और उस ब्रीड का नाम क्या है, फ्लेम सीडलेस। जो फ्लेम सीडलेस ब्रीड अंगूर की तैयार की गई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के द्वारा, ये कहां पे है, लखनऊ में संस्था है, ठीक है। दैट वेल सूटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। ये ब्रीड स्पेशली उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट को सामने रखते हुए तैयार किया गया ताकि यूपी में अंगूरों की खेती को बढ़ाया जा सके और जो भी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निजात पाया जाए। इन चैलेंजेस के जो भी कांस्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये सारी की सारी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, इन रुकावटों से आज़ाद होने के लिए एक ब्रीड तैयार किया गया है और उस ब्रीड का नाम क्या है, फ्लेम सीडलेस। इस ब्रीड के द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा हमको, ठीक है। किसने तैयार किया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने तैयार किया है। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी में, देखिए अंडर ODOP स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, ये यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2018 में। एक्साइज डिपार्टमेंट विल आइडेंटिफाई सरप्लस फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सो विनरीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन सच एरियाज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ODOP एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत, उस स्कीम के अंतर्गत यूपी का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, यूपी का क्या, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे फ्रूट्स का प्रोडक्शन सरप्लस में है। फ्रूट प्रोडक्शन सरप्लस का मतलब कि जैसे कहीं पे आम का प्रोडक्शन सरप्लस में है, जैसे लखनऊ में मान के चलिए क्या है, आम का प्रोडक्शन सरप्लस में है। बदायूं में क्या सरप्लस है, अमरूद का प्रोडक्शन सरप्लस में है। अलीगढ़ या एटा ओटा में क्या है, पपीते का प्रोडक्शन सरप्लस है। सहारनपुर में आम और अंगूर, इसकी प्रोडक्शन सरप्लस में है, या संतरे का भी प्रोडक्शन सरप्लस में सहारनपुर में है। तो वो एरियाज जहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन सरप्लस है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है और सप्लाई के लिए सोचना पड़ता है कि इसको किस फील्ड में भेजें, फ्रेश कंजम्पशन के अलावा जो बच जाए
कि मार्केट से अलावा उसकी डिमांड से और कहाँ पे यूज हो, तो ऐसे सरप्लस डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया जाएगा। किसके द्वारा? एक्साइज डिपार्टमेंट्स के द्वारा चिन्हित करेंगे। और ये जब चिन्हित कर लिया जाएगा तो वहां पे परमिशन दिया जाएगा कि वाइन की भट्टी लगाने के लिए। भट्टी का मतलब ठेका नहीं, भट्टी का मतलब कि वाइन प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा उन पार्टिकुलर सरप्लस वाले डिस्ट्रिक्ट्स में। ये बात किसने कही है? एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑर्डर है या रूल है, रेगुलेशंस है। उसके रूल या रेगुलेशंस के आधार पे वहां पे क्या लगाया जाएगा? विनरीज स्टैब्लिश की जाएंगी। विनरीज का मतलब कि जितना नहीं, विन का वाइन से बना है विनरीज, जहां पे वाइन बनाया जाता हो उसको विनरी कहते हैं या विनरीज कहते हैं। तो विनरीज वहां स्टैब्लिश किए जाएंगे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रूट्स की प्रोडक्शन का सरप्लस हो, कोई भी फ्रूट्स, और जिससे वाइन बनाया जा सके और मार्केट में उस वाइन का डिमांड हो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया जाएगा और वहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा वाइन का प्रोडक्शन किया जाएगा या एक तरह से लाइसेंस जारी किया जाएगा, ताकि वो जो फ्रूट सरप्लस अमाउंट में है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे वाइन बनाने में यूज हो जाए। तो किसानों को भी फायदा मिलेगा और बहुत सारी नौकरी क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। एक्साइज पॉलिसी 2021-22 2021-22 की जो एक्साइज पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, एंड 2025 का अमेंडमेंट 2025 में उस पॉलिसी को अमेंड भी किया गया। प्रोवाइड एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन, क्या प्रोवाइड करती है? एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशंस ऑन फ्रूट विनरीज। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है वो 2021-22 की। कब की है एक्साइज पॉलिसी? उत्तर यूपी की 21-22 में एक एक्साइज पॉलिसी आई थी, उसको 2025 में अमेंड कर दिया गया, तो अमेंडेड फॉर्मेट भी हो गया उसका। तो दोनों में एक बात ये कही गई थी कि एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन से, यानी कि अगर कोई भी विनरीज स्टैब्लिश होगी, यानी कि वाइन मेकिंग फैक्ट्री, कोई वाइन मेकिंग फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश की जाएगी और वो रॉ मटेरियल वही लोकल लेवल से लेगी, जैसे आम के लिए मलिहाबाद में एक वाइन फैक्ट्री बनाई गई है, तो रॉ मटेरियल कहां से लेगी? वो वाइन फैक्ट्री मलिहाबाद के आसपास के गांव से ले लेगी। तो उसके लिए स्टैब्लिश करने में जो एक्साइज फीस या एक्साइज ड्यूटी है उस पर छूट दिया गया है इस पॉलिसी के अनुसार। तो एक्साइज पॉलिसी 2021-22 एंड 25 अमेंडमेंट प्रोवाइड्स एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दिया गया है ऐसे विनरीज को, या ऐसे मतलब कि शराब बनाने वाले प्लांट्स को या यूनिट्स को जो लोकल से फ्रूट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे। देखिए, नाउ स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कंप्लीट एग्जम्पशंस फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्रूट वाइन मेड फ्रॉम द लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट का मतलब कि लोकल से ही वो लेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे अगर, तो 5 साल के लिए एक्साइज ड्यूटी उनकी छूट दे दी गई है। यहाँ पे 5 साल मैंने मेंशन नहीं किया, बट आमतौर से 5 साल के लिए अनाउंस किया गया था कि ऐसी वाइन मेकिंग फैक्ट्री जो कि लोकल लेवल से रॉ मटेरियल फ्रूट्स का यूज करेंगी, उनको 5 साल के लिए एक्साइज ड्यूटी और फीस वगैरह का एग्जम्पशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए उसी में आ जाएगा। फर्स्ट है लाइसेंस्ड फ्रूट विनरी। देखिए, लाइसेंस्ड फ्रूट विनरी विल बी सेट अप इन मुजफ्फरनगर। अब सेट हो गया होगा, बना दिया गया होगा, जिसमें 50,000 लीटर की कितना वहां पे वाइन बनाया जाएगा। तो ये फ्रूट से बनने वाले वाइन का एक प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ पे? कोई गुप्ता करके उन्हीं का ये प्लांट्स है और लाइसेंस भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा अदर विनरीज यानी कि वाइन मेकिंग फ्रूट से, यानी फ्रूट से शराब बनाने वाली फैक्ट्री और भी कई कई जगहों पे स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपका मलिहाबाद है, बरेली है, मेरठ है, सहारनपुर है। ठीक है, तो मलिहाबाद वाला भी मुझे लगता है कि इस्टेब्लिश हो चुका है, और सहारनपुर में और बरेली में जो है फुल्ली ऑर्गेनिक लेवल पे ही बनाया जाएगा वाइन जो है, और रॉ मटेरियल फ्रूट्स का ही होगा। तो इस तरह की फैक्ट्रियाँ या तो लाइसेंस मिल चुका है या तो प्लांट चालू हो चुका है। ठीक, और वाइन बनना स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में हॉर्टिकल्चर में, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पेशली इसी फ्रूट से रिलेटेड है, कहीं पे अंगूर से रिलेटेड हैं, कहीं पे आपका सिट्रस फ्रूट से रिलेटेड हैं,
और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उस वाले एग्जांपल को भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आप डाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है आल्सो इस्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट दैट डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक क्रॉप्स या पर्टिकुलर क्रॉप्स, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट्स आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक सपोर्ट डेवलपमेंट, हाउ विटीकल्चर सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विटीकल्चर का क्या क्या रोल है, कैसे ये इकोनॉमी को बढ़ाएगा हमारे, या इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसे करेगा, आर्थिक विकास कैसे होगा विटीकल्चर से, इसका क्या रोल हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। उसी पॉइंट्स को मैंने खाली बेनिफिट्स की कर दिया। इसको हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या मेंशन कर सकते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो आपको क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। हाई वैल्यू क्रॉप्स, नंबर 1 पे विटीकल्चर यानी अंगूर बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप्स है, यानी ये रिटर्न बहुत ज्यादा देता है। क्या है? बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप्स है, तो रिम्यूनरेशन किसानों का बढ़ेगा, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके द्वारा क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफाई कर देंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि जब पार्टिकुलर हम एक ही क्रॉप पैदा करते हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, तो जैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा फाइनेंस में कि ऑल एग्स नॉट इन ए सिंगल बास्केट। मान के चलिए कि एक आदमी ने उसने बहुत सारी मुर्गियां पाल ली और सारी मुर्गियों के जो अंडे थे वो एक ही बास्केट में रख दिया और वो बास्केट कहीं गिर गया तो सारा अंडा टूट गया उसका। तो अगर उन अंडे को आप 10 जगह अलग अलग 2-2 3-3 करके रख देंगे तो एक साइड में अगर टूटेगा तो भी कुछ अंडे बाकी रह जाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का भी फार्मूला भी यही है या प्रोडक्शन का भी यही उसूल है कि एक ही चीज़ पर निर्भर ना ही हुआ जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए अपने प्रोडक्शंस के, वैरायटीज़ को, क्रॉप्स को, सारी चीज़ों को। तो अगर एक में लॉस होगा तो दूसरा हमें साइमल्टेनियसली रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ऑल एग्स नॉट इन सिंगल बास्केट वाले फार्मूले के आधार पे भी उनका इनकम किसानों का बढ़ जाएगा इससे। दूसरे नंबर में क्या है कि देखिए रेज फार्म इनकम, फार्मर की इनकम्स को ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है क्योंकि ये क्वालिटी है, ये वैल्यू हाई वैल्यू क्रॉप्स में आएगा, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत सारे इसमें साधन हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन का मतलब कि इसमें प्रोसेसिंग और बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग जब प्रॉपरली अलग अलग प्लांट्स बनाए जाए, इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जैसे कि वाइन की बहुत सारी प्लांट्स इससे लगाई जा सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री, और आपका ये जो जेम्स, जेली और इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाएंगे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाए जाएंगे, प्रोसेसिंग के बहुत सारे नई नई यूनिट्स खुलेंगी इसके द्वारा, और विनरीज यानी स्टैब्लिश होंगी। विनरीज का मतलब जो वाइन है उसके प्रोडक्शन करने के प्लांट्स बहुत सारे स्थापित होंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो वाइन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा लोकल लेवल पे, ठीक है। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट्स का भी बढ़ावा मिलेगा तो जिसके कारण हमारा जो फॉरेक्स है वो भी मजबूत होगा, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और ऑल ओवर इकोनॉमी इस तरह से हमारी ग्रो कर जाएगी और ऑल ओवर इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सारे हो गए। तो विनरीज में क्या देखा, मैंने मेंशन किया, विनरीज एक पॉइंट इसमें देखिए आपका प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब में बहुत सारे स्टेप्स आ गए, आपका शॉर्टिंग हो गया और उसको ड्राई करना, उसको फिल्टर करना, और कहीं पे जूस बनाया जाएगा तो कहीं पे वाइन बनाया जाएगा तो किसी चीज़ का जैम बनाया जाएगा, कोई जेली बनाई जाएगी, है कि नहीं। और विनेगर्स भी बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि देखिए पैकेजिंग की इंडस्ट्री इसी में आ जाएगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट्स की भी बढ़ावा मिलेगा, फिर फाइनली एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ेगा। इस तरह की प्रक्रियाओं से हम क्या देखते हैं कि ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, ठीक। मोस्ट सुइटेड टू बुंदेलखंड रीजन। अच्छा, दूसरे नंबर में हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत बड़े एरिया पे है। जो ये जोग्राफिकल फेनोमेना हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का जो बेल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ पे पानी ज़मीन में कभी जमता ही नहीं है। जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, गुड ड्रेनेज होना चाहिए, यानी कि फ्राइएबल सॉयल, वहाँ पानी ज़मीन में ना रुकने पाए, वो सारा का सारा पानी वहाँ पे ज़मीन में नीचे चला जाता है। तो ऐसे एरियाज में आसानी से अंगूर की खेती कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड का एरिया, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मोस्ट सुइटेड टू बुंदेलखंड रीजन
ठीक है, बुंदेलखंड में एक तरह से किसानों का अल्टरनेट सोर्स हो जाएगा इनकम का, और वहाँ पे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। हमारे पास बुंदेलखंड का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है जो कि ज़मीन यूजलेस है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको प्रॉपर या अप्रोप्रिएट वे में, तो उन ज़मीनों को हम यूज़ कर ले जाएंगे, उस कल्टीवेशन या खेत को हम आसानी से यूज़ कर ले जाएंगे। ये हमारे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाएगा, जिसके कारण लोकल लेवल पे इकोनॉमी बढ़ेगी या इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्टअप मिलेगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, और इससे अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी होगा किसानों का। देखिए, रिड्यूस रोल ऑफ पैडी एंड व्हीट, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान है वो ओनली जो है प्रीडोमिनेटेड क्या हमारे यहाँ व्हीट और पैडी ही, खाली दो क्रॉप्स ही प्रीडोमिनेटेड हैं। और जब इस तरह के हमारे पास दूसरे ऑप्शंस खोल दिए जाएं किसानों के लिए, जबकि साउथ में कहीं ना कहीं देखा हमने कि वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस खोले जा चुके हैं, नासिक में, सोलापुर में और सांगली में, कहाँ कहाँ महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, जो सैलम हो गया वहाँ का, और मैसूर हो गया, ये आपका कर्नाटक वगैरह में आपने देखे बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऑप्शंस किसानों के लिए खोले जा चुके हैं। वो किसान कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर हो गया या अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव कर चुका है, और वो इंटरप्रेन्योर्स भी कहीं ना कहीं है। तो उसके साइड बाई में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, उसको भी बूस्टअप मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स होता है रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने में सपोर्ट या सहायक होंगी। हमने सारी पॉइंट्स से जो भी हो सकते थे किसी ना किसी एंगल से आपके यहाँ पे टॉपिक्स को कैचअप कर लिया, कवर कर लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी एग्रीकल्चर में दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डेयरी और कैटल रियरिंग डेयरी, और एक आपका जो है इससे रिलेटेड है फिशरीज एक्वाकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की तरफ मूव कर जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरे चैनल को लाइक करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।